welcome to our YouTube channel Chennai Career Irrigation. In the last video we are discussing about electric current, and today we are discussing about electric potential and Ohm's law. Electric potential. Start this video we are discussing from last video. In the last video we are discussing about electric current. And about electric current we know that I is equal to Q upon T, where Q is charge and T is time. And the definition of electric current is the rate of flow of charges in per unit time is electric current, and the unit of electric current is Coulomb per second. And after electric current we are study about potential difference, and potential difference is VB minus VA equal to W upon Q. VB क्या था? पोटेंशियल at point B, and VA is potential at point A. तो डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि डेफिनेशन से क्या था कि ये मान लो कोई इनिशियल पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी ए, और इसका पोटेंशियल क्या था? वी बी. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि वी ए पर, यानी कि ए पर अगर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो उसको बी तक ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे वो वर्क किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस. तो डेफिनेशन क्या थी कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे वो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसी की डेफिनेशन से अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी जो यूनिट थी वो यूनिट क्या हो गई थी इसके अकॉर्डिंग? जूल पर चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम्ब. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी? जूल पर कूलम्ब. और उसके बाद अपने एक छोटी सी बात और पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है? एमीटर. क्या होता है? एमीटर. और पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वोल्टमीटर. अब इनका नाम अपन ने इजीली शॉर्ट में देखा था कैसे कि जो कूलम्ब पर सेकंड है उस कूलम्ब पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर. क्या बोलते हैं? एम्पियर. और जो वोल्ट पर कूलम्ब है, सॉरी जूल पर कूलम्ब है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट. तो वोल्ट को जो रीड करेगा मीटर वो क्या होगा? वोल्ट मीटर. और जो एमीटर को एम्पियर को रीड करेगा वो क्या होगा? एमीटर. अब उसके बाद देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझ सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात फिर से करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था अपना कि ये मान लो कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो क्या किया था अपन ने कि पॉइंट ए पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज है उसको पॉइंट बी तक लेकर गए थे. अब मैं ये अज्यूम करूं कि जो ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है उसको इनफाइनाइट पर अज्यूम करते हैं. कहाँ अज्यूम करते हैं इसको? इनफाइनाइट पर. इनफाइनाइट पर अगर अज्यूम करेंगे तो डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी? उसकी डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो ये थी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए पॉजिटिव यूनिट चार्ज को. अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इनफाइनाइट से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए किसी पॉइंट तक जो वर्क करेंगे वो वर्क की क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखिए एकदम इजी डेफिनेशन है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं. क्या हुई उसमें? क्या था कि द पॉजिटिव यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी. क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ
वर्क डन, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉजिटिव यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट, क्या हो जाएगी कि इनफाइनाइट टू पॉइंट एट ए बी, या किस इसको कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं, बी पी ए, जो भी अपन अज्यूम करेंगे इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट बी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसकी जो फॉर्मूला था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था अपना कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखिए वी बी तो अपन मान लो वी बी तो ऐसा कैसा रहा माइनस वी ए, अब वी ए की जगह अपन ने इसको एक कहाँ ज्यूम किया है, इनफाइनाइट पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बोलो होगा कि नहीं होगा। और अपने को पता है फिजिक्स में अपन ने पढ़ा है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा वी बी माइनस जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो फॉर्मूला क्या हुआ वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, और ये इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम और इसका क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया है तो डेफिनेशन क्या होगी, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू। बोलो होगी कि नहीं होगी, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो डेफिनेशन क्या हुई कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आने में जो वर्क करेंगे वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, या पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब देखिए डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे फिर, देखिए डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर a positive unit charge of bringing from infinite to at a point is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए डेफिनेशन क्या हुई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी कि ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट, यानी कि इनफाइनाइट पर अगर ये पॉइंट है, ये चार्ज है, इसको क्या करें, ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट मान लो कोई बी है, वहां तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो वर्क की क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरा देखिए, यही डेफिनेशन सेम अगर इसको इनफाइनाइट टू से लेकर क्या करें, फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल इतना सा ही फर्क है, एट ए पॉइंट टू अदर पॉइंट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर वर्क डन होगा पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इनफाइनाइट से लेकर आएंगे किसी पॉइंट को वर्क करवाएंगे एक पॉइंट तक लाने के लिए तो वो पोटेंशियल। अब उसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, तो फॉर्मूला अपन ने अभी जनरेट किया था, क्या हुआ था, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या हुआ, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू।
अब देखिए फॉर्मूला क्या आया था, VB इक्वल टू W/Q। अब इससे इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम। तो इसकी जो यूनिट आई वो क्या है, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को अपन ने क्या बोला था, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस की बोल दो, यूनिट क्या होगी, वोल्ट। और वोल्ट को रीड किससे करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर। क्या काम में लेते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखो सीधी सी कहानी ये है कि ये जो सब अज्यूम कर रखा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो स्टोरी है वो क्या है, बिल्कुल एक इमेज बना के रखी है कि ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ होता होगा। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है कि जो फिजिक्स की दूसरी थ्योरीज हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको क्या कर रखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सब काल्पनिक बातें हैं, बाकी इन्फाइनाइट कहीं जाके होगा नहीं। तो इन्फाइनाइट पे किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब क्या है कि ऐसा पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब समझते हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब है कि ऐसा पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पहली बात तो क्या हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि चार्ज कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पहली बात तो क्या हो, पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि बिल्कुल छोटा सा, ऐसे समझो पॉजिटिव चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो, 1 कूलाम, और कूलाम इसकी चार्ज की क्या होगी, यूनिट। तो पहली बात तो बहुत छोटा चार्ज है, और इसको इनफाइनाइट पर लेके जाएंगे, R इक्वल टू क्या हो, इनफाइनाइट, वो तो आपने को पता है ही कितनी दूर है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अज्यूम की हुई हैं कंसेप्ट्स को समझने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ को समझने से पहले लास्ट वीडियो में अपन ने एक एग्जाम्पल की बात की थी कि एक वाटर टैंक था और उसमें से वाटर फ्लो करवाया। तो देखिए उसको दोबारा से समझते हैं। क्या है कि ये अपन ने क्या किया था, एक अज्यूम किया था एक टैंक, और ये क्या है, वाटर से फिलअप है। क्या है, वाटर से फिलअप है। ये जो पोटेंशियल बार बार वर्ड आ रहा है, वो पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या, ये तो पता होगा सबको कि पोटेंशियल क्या है कि चार्जेज की जो एनर्जी है, किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेज की जो एनर्जी है वो उसके लिए क्या है, पोटेंशियल। ये तो अपन जनरली बोलते हैं कि वो उस इंसान से हार गया या उस इंसान ने उसको हरा दिया क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा था। अरे भाई पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो काम ज़्यादा करता है कि नहीं करता, यानी कि एनर्जी उसकी ज़्यादा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऐसे जनरली बोलते हैं अपन। वैसे ही कंडक्टर वगैरह के लिए क्या होता है कि जिसमें चार्जेज की जो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसका पोटेंशियल उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक लास्ट वीडियो में अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि जो करंट है, क्या है, करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। ये तो बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी है तो लास्ट वीडियो देख लो। क्या पढ़ी थी कि करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। अब एक बात बताओ, ये मैंने इसको एक पाइप से कनेक्ट करके एक दूसरे टैंक से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वाटर है इसको मैं क्या अज्यूम करूँ, ये जो इसमें वाटर फिलअप है उसको तो मैंने अज्यूम किया इसका पोटेंशियल, क्या अज्यूम किया इसका पोटेंशियल। और इसमें से जो वाटर फ्लो होगा, जैसे ही मैंने ये ओपन किया यहाँ से इसका गेट, इसमें से जो वाटर फ्लो होगा वो मैंने क्या अज्यूम किया है, करंट अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है कि मान लो जो इसमें भरा हुआ है वो तो पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है कि नहीं होता। तो इसको अगर मैंने पोटेंशियल अज्यूम किया है तो इसकी वजह से जो फ्लो होगा उसको मैंने क्या अज्यूम किया है, करंट अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है, करंट अज्यूम किया है। तो एक बात बताओ, जैसे ये यहाँ तक इसका लेवल है, कहाँ तक है, यहाँ तक इसका लेवल है, तो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है, लोअर पोटेंशियल हो गया। इसका लेवल हाई है, इसका लो लेवल है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो गया करंट। अब देखिए ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसका वाटर लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, यानी कि मान लो मैंने यहाँ तक इसको क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। तो एक बात बताओ, जैसे इस वाटर लेवल को मान लो या इसके पोटेंशियल को मान लो, मैं जैसे ही इंक्रीज करूँगा, क्या बताओ, इस वाटर की जो इस पाइप में जो वाटर है उसकी स्पीड होगी, वो स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बोलो, हो गई ना। यानी कि यहाँ से क्या हुआ, करंट भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन में ये लेता हूँ, ये क्या हो गई, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये ले कि मैं
इस वाटर लेवल को इतना डाउन कर देता हूँ, फर्स्ट लेवल से भी कम, यानी कि अगर यहाँ तक इस वाटर लेवल को कर दिया जाए तो क्या इसकी स्पीड है वैसी की वैसी रहेगी क्या? तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? ठीक है बात आगे क्लियर। यानी कि इस पोटेंशियल पर कहीं ना कहीं इस वाटर की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि इस वाटर टैंक में जो अपने वाटर फिलअप किया है उस पर इस पाइप में फ्लो होने वाले वाटर की स्पीड डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि पोटेंशियल पर है डिपेंड कौन कर रहा है? करंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो बात क्लियर है ना। तो क्या हुआ, पोटेंशियल पर करंट की डिपेंड कर रहा है। यही बात किसने बताई थी? ओम जी ने। किसने बताई थी? ओम जी ने। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे तो उनके रेस्पेक्ट में ओम इनका नाम था, तो उसके आगे क्या लगा दिया अपन ने? जी, यानी कि क्या हुए? ओम जी, जिससे अपन याद भी रहेगा, अपनी जनरल भाषा में बोलते हैं ना ओम जी, तो ये ओम जी सर हैं। तो ओम जो साइंटिस्ट थे ओम, इन्होंने 1856 में, कब? 1856 में क्या किया था? एक लॉ दिया था। वो कौन सा लॉ हुआ? ओम्स लॉ। अब देखो जो वाटर टैंक था, अपने वाटर टैंक का क्या कहीं लेंथ चेंज की? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। लेंथ भी चेंज नहीं की। क्या एरिया चेंज किया? नहीं किया। क्या वॉल्यूम चेंज किया? नहीं किया। तो इन सब को क्या बोलते हैं? फिजिकल कंडीशंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल कंडीशंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल कंडीशंस। तो एक बात बताओ, अपन ने एग्जाम्पल में भी अपन ने इन फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं किया, यही बात ओम ने बताई। ओम ने क्या बताई कि अगर किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का अपन क्या करें? फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस आर नो चेंज, आर नो चेंज, अपन ने भी नहीं किया। जब फिजिकल कंडीशंस नो चेंज हुई तो अपने वाटर, जो इस टैंक का जो वाटर था वो डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था इस पाइप की वाटर की स्पीड की, यानी कि इसको क्या अज्यूम किया था अपने? पोटेंशियल। क्या अज्यूम किया था? पोटेंशियल। और इसको क्या अज्यूम किया था अपन ने? करंट। तो जो पोटेंशियल और करंट था वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और डिपेंड करने की एक शर्त और थी। शर्त ये थी कि जैसे ही इसका वाटर लेवल इंक्रीज करते हैं, यानी कि पोटेंशियल को जब इंक्रीज करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी, यानी कि करंट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और जैसे ही इसकी स्पीड में डाउन कर रहा था, यानी कि डिक्रीज कर रहा था, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। और जब पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे थे तो वो लोग करंट की जो, या करंट बोल दे, या इस पाइप में से जो वाटर फ्लो हो रहा था उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल होना। दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड करे कि एक को इंक्रीज करने पर दूसरी भी इंक्रीज होती है और एक को डिक्रीज करने पर दूसरी भी अगर डिक्रीज होती है, तो इस कंडीशन में वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे की क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती। तो अपने एग्जाम्पल से भी क्या शो हुआ कि जो पोटेंशियल है वो करंट की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ये ही बात ओम ने बताई। क्या बताई? कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज आर नो चेंज देन द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू किसके हैं? प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट बोल दो या करंट बोल दो, कुछ बोल दो, टू करंट। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, या इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? कि फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल कंडीशंस में क्या हो गया? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, हाँ टेम्परेचर वगैरह भी इंक्लूड होते हैं इसमें, टेम्परेचर वगैरह। अगर इनको क्या करें अपन? नो चेंज, यानी कि कांस्टेंट रखें। नो चेंज का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। क्या करें? इनको कांस्टेंट रखें, तो जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। ये इतनी सी बात है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? कि इफ वी आर कांस्टेंट, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट ऑफ ए वायर, देन द पोटेंशियल बिटवीन एंडिंग पॉइंट ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ? कि ये जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसके दो पॉइंट, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के इन दोनों, इस पर भी कुछ पोटेंशियल है,
इस पर भी कुछ पोटेंशियल है। तो इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल यानी कि इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इस वायर में जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो अगर डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो इसमें जो फ्लो होने वाली वो करंट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ही ओम का स्टेटमेंट था। लेकिन इस ओम के स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन उन्होंने लगाई। कंडीशन क्या लगाई कि फिजिकल कंडीशंस आर नो चेंज, यानी कि इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ वैसी की वैसी रहनी चाहिए, एरिया वैसा का वैसा रहना चाहिए, टेम्परेचर भी उसका वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई। तो क्या बताई, इफ, सबसे पहले उसकी कंडीशन ही लिख देते हैं कि क्या कंडीशन लगाई। इफ द फिजिकल कंडीशंस, इफ द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस का मतलब समझते हैं क्या, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा etc लगा देते हैं। इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए वायर, वायर बोल दो या कोई कंडक्टर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वायर, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए वायर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जैसी थी पहले सेकेंड कंडीशन में भी वैसी की वैसी रहे, चेंज नहीं करे, इज कांस्टेंट, देन the potential difference of wire is proportional to flowing electric current। इसमें 5 ही वर्ड याद रखने हैं। एक तो याद रखना है फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन कैसी हो, कांस्टेंट हो। दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। चौथा वर्ड है प्रोपोर्शनल है। पांचवा वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट। इन 5 ही वर्ड्स में ओम का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होता है। क्या होता है कि फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, सिंपल सी है, राइट डाउन कर ले इसको। देखो अब इसका जो फॉर्मुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V लिया है, और दूसरा क्या लिया है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I लिया है। ये दोनों चीजें काम में आ रही हैं। एक तो क्या आ रहा है, V आ रहा है, और एक I आ रहा है। I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। अब ये दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसा। कैसा होता है, ऐसा, ऐसा वैसा ऐसा। अब देखो तो स्टेटमेंट से क्या निकलेगा अपने पास, फॉर्मुलेशन की V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, इसको मैं जब हटाऊंगा तो एक क्या लगाते हैं, किसी भी प्रोपोर्शनली साइन को या इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को, किसी भी साइन को जब हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोपोर्शनली साइन कांस्टेंट लगेगा। क्लियर है बात। तो V, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल में, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा एक R और इनटू I। ये R क्या है बोलो, R है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बोलो रेजिस्टेंस तो सबने जानते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। चलो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बात यहाँ तक समझ में आएगी। अब जब फॉर्मूला बोलेंगे कि ओम के नियम का फॉर्मूला बताइए, तो वो तो क्या होगा, V इक्वल टू RI, और स्टेटमेंट क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ से जब मैं अगर V की वैल्यू अपन ने पहले फाइंड आउट कर रखी है, I की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो क्या मैं यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो R क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉब्लम बिटवीन फ्लोइंग करंट, यानी कि करंट के फ्लो होने में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू आएगा, वो यहाँ से क्या निकल के आएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। बोलो होगा कि नहीं होगा,
R इक्वल टू क्या है, V अपॉन I। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से इसकी R की जो है यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो R की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, V की यूनिट वोल्ट और I की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो बोलो R की जो यूनिट आएगी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ओम जी ने ये लो दिया, ओम जी की वजह से अपने पास R आया है, तो इस R को ओम के रेस्पेक्ट में R का जो यूनिट है वो क्या दे रखे हैं, ओम। और ओम का साइन होता है ये, बिल्कुल ये। अरे पाई ऐसा होता है पाई, और पाई को क्या करो कि उल्टा कर दो। उल्टा करते क्या हुआ, पाई ऐसा हुआ क्या। अब इसको यहां से तोड़ो और यहां जोड़ दो ऊपर, बस ऐसा है। यानी कि उल्टा पाई लिख दो, ऐसा था पाई, इसको उल्टा लिख दो बस, और बीच में से तोड़ दो पाई को। तो देखो ये क्या है, ओम का साइन। अब देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट आ गई, फॉर्मूला आ गया, डेफिनेशन क्या हो गई, द प्रॉब्लम बिटवीन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या होगी, रेजिस्टेंस। या ऑथेंटिक डेफिनेशन देखिए क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन flowing इलेक्ट्रिक करंट। बहुत भयंकर गर्मी है आज, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, याद रखना इस बात को। तो देखिए क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए इसके बाद एक छोटी सी बात देखेंगे, वापस पीछे चलेंगे। पीछे कहाँ, V प्रोपोर्शनल टू I पर, V प्रोपोर्शनल टू I पर। ये याद रखनी है बात, V इक्वल टू आर आई होता है, और R इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I, और R की जो यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। बोलो ये बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए, अब अपन थोड़ा सा पीछे वापस चलते हैं, पीछे यहीं चलेंगे ओम के नियम के पास। ओम का नियम स्टार्टिंग में था V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो V प्रोपोर्शनल टू I है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसकी एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो इसकी ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे जो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस अपन पढ़ेंगे उसमें ग्राफ्स बनाएंगे। तो उस ग्राफ्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ की शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनती है, वो अपन देखेंगे। तो देखो जब भी अगर प्रोपोर्शनल साइन आए, क्या हो, जब भी दो फिजिकल यूनिट्स के बीच में क्या हो, प्रोपोर्शनल साइन आए, तो उनकी ग्राफ कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन भी कैसी होती है, अपवर्ड साइड। स्ट्रेट लाइन भी कैसी होती है, अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि ये मान लो x है और ये y है, और x प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है, x प्रोपोर्शनल टू y है। तो एक तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी स्ट्रेट लाइन तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो बनानी कैसे है भैया, स्ट्रेट लाइन तो बोल दी, तो स्ट्रेट लाइन कैसी लेनी है, अपवर्ड साइड। यानी कि अपवर्ड साइड का मतलब क्या है, ऊपर की ओर इंक्रीज होती हुई। तो अपवर्ड साइड की जो कैसी बनेगी, ऐसी, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड साइड। लेकिन इसकी एक खास बात है, खास बात यह है कि सिर्फ ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, और कोई सी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए जिस पर डिपेंड करे ये दोनों कंडीशंस। अगर ऐसा आ गया ना कि x प्रोपोर्शनल टू y z k l m, तब ये देखना गड़बड़ हो जाएगी। तब इनको या तो कांस्टेंट माने, या तो क्या मानना है अपने को, कांस्टेंट। ये सब जब कांस्टेंट होंगे तब ये ऐसी ग्राफ बनेगी, याद रखना इस बात को। तो अपने तो v प्रोपोर्शनल टू I सीधा सीधा है, बीच में कोई रोक टोक है नहीं। तो ग्राफ हमेशा कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड साइड। क्लियर है बात यहां तक, ऐसे। और अगर ये तो कब है, जब प्रोपोर्शनल हो, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो लाइन तो वही बनेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल आ गया ना, लाइन तो वही बनेगी, स्ट्रेट लाइन।
कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इनवर्सली यानी कि क्या होता है, उल्टा। तो अपवर्ड का क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है क्या बात। यानी कि अब की बार अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो दो फिजिकल क्वांटिटीज तो उनकी ग्राफ कैसी बनानी है, ऐसी बना दो। ऐसी भी बन सकती है या ऐसी भी बन सकती है, जैसा तुम चाहो। यानी कि वो डिपेंड करेगी उस कंडीशंस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पर उस कंडीशन पर डिपेंड करती है कि उनके साथ और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ज़्यादातर ऐसी बनाते हैं। क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो ये बात यहाँ भी लागू होगी कि बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब देखें तो v प्रोपोर्शनल टू i की जब ग्राफ देखें तो इसकी जब ग्राफ देखेंगे तो इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, बोलो। प्रोपोर्शनल है तो क्या हो गया, अपने को सीधा सीधा पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बोला नहीं भैया नहीं करेंगे, अपन तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या था अपना, v इक्वल टू आर आई था कि नहीं था। मैं एक बात अज्यूम करूं कि लेट r इक्वल टू 1, हर जगह पर मैं क्या कर दूं, r इक्वल टू 1 कर दूं, या r इक्वल टू मान लो 2 कर दिया। क्या कर दिया भैया, 2 नहीं 2 करेंगे, 1 नहीं। तो r इक्वल टू जब 2 करेंगे तो v इक्वल टू कितना हुआ, बोलो 2i हुआ कि नहीं हुआ। अब ग्राफ कैसे करते थे कि एक की वैल्यू रखते थे दूसरे की फाइंड आउट करते थे। ये तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा। तो क्या करते थे कि एक की वैल्यू रख दो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो बोलो कंडीशन फर्स्ट लिखता हूं, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, i इक्वल टू अगर 1 किया मैंने, i इक्वल टू 1 एम्पियर किया तो बोलो v इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 1 होगा कि नहीं होगा, कितना आया 2 वोल्ट होगा। सेकेंड कंडीशन अगर ऐसी हो कि i इक्वल टू 2 एम्पियर हो, i इक्वल टू क्या हो 2 एम्पियर, तो बोलो v इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया। थर्ड कंडीशन अगर ऐसी हो कि i इक्वल टू 3 एम्पियर हो, क्या हो i इक्वल टू 3 एम्पियर हो, तो v इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3 इक्वल टू 6 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या बात। एक कंडीशन, दो कंडीशन और 3, यानी कि 3 पॉइंट्स अपने को मिल गए। तो इन तीनों पॉइंट से अपन ग्राफ जब बनाना चाहें तो ये मान लो v है और ये कौन है, i है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ऐसे लिखते थे। और इधर भी क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो है होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ ले लेता हूँ इक्वल टू 2। बोलो ऐसे होगा। अब क्या किया है कि v इक्वल टू 1 एम्पियर लिया है, v इक्वल टू कितना लिया है, सॉरी i इक्वल टू कितना लिया है, 1 लिया है 1, और i पर 1 है तो v इक्वल टू कितना है 2, यानी कि ये 2। बोलो ऐसे ही मिलाते थे और जहाँ मिलते थे गौड़ा कर देते थे। अब i इक्वल टू 2 है तो v इक्वल टू कितना है 4, i इक्वल टू 2 है तो v इक्वल टू कितना है 4। बोलो है क्या, ये ऐसे ही बनेगी। ये लो ऐसे करना चाहो तो जब i इक्वल टू 3 है तो v इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। i इक्वल टू 3 है तो v इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बोलो लगभग यहीं से होगा, यहीं से आ रहा है अप्रोक्सीमेट। ये देखो रफ वर्क है, स्केल लेके नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो देखो जब फिर क्या करते हैं, जब पॉइंट्स अगर डॉट कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। बोलो मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, ऐसे बोलो मिलाया कि नहीं मिलाया। अरे बोलो ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड हो रही कि नहीं हो रही। यानी कि 1 पर यहाँ था, 2 पे यहाँ गया, 3 पे यहाँ गया, तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ग्राफ अपवर्ड साइड है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। तो जो v और i की जो ग्राफ बनती है वो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कैसी बनती है, अपवर्ड। कैसी बनती है, अपवर्ड। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक बात। अब देखिए इसकी ग्राफ के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अब डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए मिटा देता हूं मैं पहले इसको। यानी कि रेजिस्टेंस है वो किन किन पर डिपेंड करता है। तो भैया एक छोटी सी बात है, रेजिस्टेंस लता पर डिपेंड करता है। जैसी लता वैसा रेजिस्टेंस। अब देखते हैं ये लता की कहानी है क्या। लता एक छोटा सा नाम है और उसमें L है, T है और क्या है, A है।
बोलो शॉर्ट में आजकल लता, जैसे मैसेज है, मैसेज की स्पेलिंग क्या हुई, MESSAGE, क्या हुई मैसेज की MESSAGE। इतना बड़ा कौन लिखेगा भैया, हम तो MSG लिखेंगे, मैसेज को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। वैसे ही जो लता है उसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, LATA, तो भाई साहब शॉर्ट में लिखेंगे क्या, लता, LTA, ये क्या हो गई लता। और ये लता किस पर डिपेंड, लता पर कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। लता का मतलब फुल फॉर्म देखते हैं इसकी, L मीन्स लेंथ, L मीन्स लेंथ, T मीन्स टेम्परेचर, T मीन्स टेम्परेचर, और A मीन्स एरिया, A मीन्स एरिया। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ पर, टेम्परेचर पर और एरिया पर। अब लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, इन पर कैसे डिपेंड करता है वो अब देखेंगे। पहले किस पर देखते हैं, लेंथ पर देखते हैं। तो लेंथ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। टी पर भी कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। और जो एरिया है वो तो उल्टा है लेंथ का भैया, तुम जयपुर जाओगे तो हम भैया सीकर जाएंगे। तो एरिया पर कैसे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लता पर डिपेंड करता है। लता मीन्स L मीन्स लेंथ, T मीन्स टेम्परेचर, A मीन्स एरिया। और लट पर तो कैसा करता है, अरे भैया लट है, दर्द करता है, गलत है। लट कैसा है, गलत है। तो रेजिस्टेंस भी तो गलत है। रेजिस्टेंस है वो करंट के लिए क्या है, गलत है कि नहीं है, प्रॉब्लम है। तो लट भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तुम्हारे जीवन में, वैसे ही रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अरे जो लट है, जैसे ही तुम्हारी लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम है, पड़ गई भाई साहब, गलत हो गया। लट है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तुम्हारी लाइफ में, वैसे ही जो रेजिस्टेंस है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं करता करंट की लाइफ में। तो दोनों सेम हुए तो चोर चोर मोशेरे भाई, चोर चोर मोशेरे भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते। वैसे ही जब सेम क्वालिटी के हैं तो एक दूसरे पर सेम से डिपेंड करेंगे, और सेम होने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल। यानी कि जो लेंथ और टेम्परेचर है वो तो कैसे डिपेंड करेंगे, प्रोपोर्शनली डिपेंड करेंगे। और जो ए बच गया अपना वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इनका डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप। एक बल्ब तो अपने जहाँ पे बैटरी लगी हुई है वहीं जला दो, और एक जला दो 50 किलोमीटर दूर, बोलो सेम से जलेंगे क्या दोनों, नहीं जलेंगे ना। तो वैसी कहानी यहाँ है। देखो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, डिपेंडेंसी ऑन लेंथ। किसकी पढ़ रहे हैं, लेंथ की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस की। देखिए तो ये कैसी होती है, R प्रोपोर्शनल टू L। जब इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कैसी होगी, वही मैंने बताई है। तुम कहो तो वो कैलकुलेशन करके दोबारा उसकी ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसी बनानी है, हमेशा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। ये R हो गया अपना, और ये कौन हो गया, L हो गया। बात क्लियर है। अब देखो डेली लाइफ में एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे मान लो ये कोई बैटरी है या कोई लाइट सोर्स है जहाँ से करंट फ्लो होगा। क्या है ये, करंट सोर्स है। क्या है, करंट सोर्स। इस करंट सोर्स के एक तो लाइट पॉइंट ए पर जलाई अपने, ठीक है, और एक लाइट ये तो मान लो 100 मीटर पर है, और ये है 100 किलोमीटर पर, ये लाइट बी पर है। अब बताओ ए पर ज्यादा लाइट होती है या बी पर, ए पर ज्यादा लाइट होती है ना। अब ए पर ज्यादा लाइट होने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक करंट है वो ज्यादा फ्लो हो रही है, यानी कि ए पॉइंट पर करंट क्या है, ज्यादा है। ए पॉइंट पर करंट क्या है, मैक्सिमम। अरे आर प्रोपोर्शनल टू आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, वी आई। आर इक्वल टू वी आई पढ़ा था कि नहीं। इसको जब बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और जब इसको डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। उल्टे थे ना दोनों। जब आर यानी कि करंट क्या है, मैक्सिमम है। करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, पॉइंट ए पर रेजिस्टेंस होगा, वो कैसा होगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिनिमम। जो करंट है और रेजिस्टेंस है दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। जो बोलते हैं ना शादी में कि बिन बुलाओ तो मक बने, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, यानी कि करंट यहां पर मैक्सिमम है तभी तो लाइट मैक्सिमम होगी।
जब ये करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिनिमम हो गया। और यहाँ पर करंट की बात करें तो करंट कैसा है यहाँ पर मिनिमम, कैसा है मिनिमम। करंट जब मिनिमम है यानी कि रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर मैक्सिमम। क्लियर है क्या बात? यानी कि जैसे लेंथ कम थी रेजिस्टेंस भी कम था, लेंथ ज़्यादा हुई रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली डिपेंड हुए या प्रोपोर्शनली डिपेंड हुए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड नहीं हुए क्योंकि ये तो उल्टे होते। सेम है कि लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो बल्ब कम जलेगा वो। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ एल। ये अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। ग्राफ कैसी बनानी है, आर प्रोपोर्शनल टू एल की स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड। उसके बाद देखिए डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर भी वही है, चोर चोर मोसेरे वही वाली कहानी है। तो टी पर कैसा डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल अपन डेली लाइफ में देखना चाहें तो हीटर से देख सकते हैं। सबके घर में हीटर तो होगा ही। टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी कैसा होता है, प्रोपोर्शनली डिपेंड होता है, प्रोपोर्शनली डिपेंड होता है। यानी कि इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? डेली लाइफ में देखें तो हीटर की बात कर सकते हैं अपन। हीटर को कम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो वायर है वो ब्रेक थोड़ी होती है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वायर ब्रेक हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो वहां पे क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वहां इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कोलिजन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, और कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तो वहां पे कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो वायर ब्रेक होगा, और वायर ब्रेक होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा है। अब देखो एक बताना भूल गया कि कोलिजन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स इज रेजिस्टेंस। ये भी इसकी समझने के लिए थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। यानी कि कोलिजन का मतलब होता है टक्कर लगना, बछीड़। तो जो टक्कर होती है पॉजिटिव चार्ज बोल दो या फिर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी कंडक्टर के, इंटरनल जो मॉलिक्यूल होते हैं कंडक्टर के, उनके और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस लाइट सोर्स से जिस भी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे उसमें से, अरे ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव, ठीक है। तो इधर से क्या निकलते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि नहीं निकलते बैटरी से। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी वायर या कंडक्टर से जब कनेक्ट होते हैं तो इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, तो इन एटम्स बोल दो या इंटरनली एटम्स बोल दो 10th लेवल तक, ये इंटरनली एटम्स हैं, उनसे जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो इनके कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, वहां पर रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। यानी कि कोलिजन अगर ज्यादा होगा, ज्यादा बछीड़ लगेगी, ज्यादा टक्कर होगी, ज्यादा कोलिजन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जब कोलिजन ज्यादा होगी यानी कि वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस जहां पे ज्यादा होगा, कब हुआ, टेम्परेचर जब ज्यादा हुआ तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वो कोलिजन ज्यादा हुई, और कोलिजन ज्यादा होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जो टी है यानी कि टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस पर क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात? जब इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ तो वही सिंपल सी बनेगी, ये आर की है और ये टी की है, पता ही रखा है प्रोपोर्शनली हो तो। अब देखो उसके बाद अपन बात करें, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना थोड़े से देसी, वो ये मत समझना कि आ रहे नहीं है, ये सर थोड़ी सी बोरिंग ना हो जाए क्लास, उसके लिए बोलता हूँ। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, या जो थर्ड केस अपन पढ़ेंगे वो किस पर पढ़ेंगे, एरिया पर। किस पर पढ़ेंगे, एरिया पर। तो एरिया पर मैंने तुम्हें बताया कि जो आर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर कैसा है, ये तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और
1/a लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो r है वो a पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर नहीं मानेंगे, एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझा देते हैं भैया। देखो सबके ट्यूबवेल है घर में, जो ट्यूबवेल के अंदर जो मोटर को चलाने के लिए वायर है वो मोटी काम में लेते हैं या पतली काम में लेते हैं, मोटी ओबियसली, केबल जिसे बोलते हो। अरे एक तो होममेड वायर होता है, एक केबल होती है, केबल मोटी होती है और जो होममेड वायर होता है वो पतले होते हैं। तो देखो पतले वतले का तो चक्कर ये है कि यहाँ से तुमने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे बोरिंग खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये लोहे मोटर लग रही है, ये मोटर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वायर के लिए जैसे मान लो लेंथ तो एल होगी, चाहे पतला भेज दो चाहे मोटा भेज दो, लेंथ तो वही रहेगी। अब पतले मोटे का फर्क ऐसा है कि एक तो ये वायर है, ठीक है, अरे ऐसा ही तो होता है, ये वायर है एक, तो एक ये वायर है। अब बोलो जब इसकी लेंथ तो वही है, इसकी भी लेंथ वही है, इसकी ब्रीथ और इसकी ब्रीथ में डिफरेंस है, जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। बोलो A1 इज ग्रेटर देन A2 है कि नहीं है। अरे इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम। ये क्लियर है बात। अब एक बात बताओ, जब ये घर पे जो काम में लेते हैं वायर, वो अगर लगा देंगे तो क्या मोटर चलती है क्या ट्यूबवेल की? नहीं चलती ना। क्या होता है कि वो टूट जाती है बीच में से, यानी कि जो पतली जो वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ या मोटी का रेजिस्टेंस का ज़्यादा हुआ, यानी कि पतली का ज़्यादा है, यानी कि A2 का जो केबल है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एरिया A2 है उसका रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। और जो A1 है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अपन बात करें तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एरिया ये तो मैक्सिमम है, एरिया तो मैक्सिमम है और ये एरिया मिनिमम है। जब एरिया मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस कैसा मिल रहा है, मिनिमम। जब एरिया मिनिमम है तो रेजिस्टेंस कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम। बोलो होता है कि नहीं होता है कि मोटी वायर नीचे तक जाती है तो ट्यूबवेल चलाती है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है तभी तो लास्ट तक करंट फ्लो हो रही है उसमें, यानी कि मैक्सिमम जो एरिया इंक्रीज करेंगे। अब ये सिस्टम है वो ये समझा रहा है कि जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर एरिया डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए बात, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। जब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इजीली सब बना सकते हैं। कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, अपवर्ड साइड बनेगी कि डाउनवर्ड साइड बनेगी। तो जब इन्वर्सली की बात करेंगे तो कैसी बनेगी, डाउनवर्ड। कैसी बनेगी, डाउनवर्ड। तो जब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगी इसकी, R प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो ग्राफ बिटवीन R एंड 1/a, सॉरी पहले A की बात करते हैं। R एंड A की जब ग्राफ बनाएंगे तो ये R है और ये A है, दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। क्लियर है बात। अब एक छोटा सा डाउट, ये कंफ्यूज करने की बात ये आती है कि क्वेश्चन देता है ग्राफ बनाइए किस किस के बीच में, ग्राफ बनाइए ग्राफ बिटवीन R एंड 1/a। ये छोटी सी बात समझने की ये है यहाँ पे कि एक तो ग्राफ बनती है R एंड A के बीच में और एक ग्राफ बनती है R एंड 1/a के बीच में। एक तो ग्राफ किसके बीच में बनती है, R और A के बीच में, और एक ग्राफ बनती है R और 1/a के बीच में। तो देखिए R और सिर्फ A की बात करें तब तो अपोजिट है कि नहीं, 1/a में है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड साइड। क्लियर है। अब ग्राफ बना रहे हैं R एंड 1/a, यानी कि इसको पूरे को मैंने एक क्वांटिटी माना है, 1/a को मैंने क्या माना है, एक पूरी क्वांटिटी माना है। तो पूरी क्वांटिटी के लिए तो ये R है वो प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि क्या लिखा हुआ है, R प्रोपोर्शनल 1/a। इसको मान लो मैंने x माना है, क्या माना है, x।
तो R प्रोपोर्शनल टू X हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यहां तो बात आ गई समझ में। R प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? X, यानी कि जब 1/a की बात करेंगे तो R कैसा है इसके लिए? प्रोपोर्शनल है। कैसा है? प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसी बनाएंगे? R और 1/a के बीच में स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड। क्लियर है बात? जब R और a के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड साइड, और जब R और 1/a के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड, क्योंकि ये 1/a के तो क्या है? प्रोपोर्शनल है, और a के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात? अब देखिए ये यहां तक R की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई और डिपेंडेंसी हो गई। अब एक बात बताइए कि अगर रेजिस्टेंस बहुत सारे हो, 5-10 रेजिस्टेंस हो, जैसे मान लो R1, R2, R3, ये खूब रेजिस्टेंस हो, तो लास्ट वीडियो में अपन ने जब एमीटर और एक वोल्ट मीटर इन दो की बात की थी, तो एमीटर को तो क्या बताया था कि किसी भी सर्किट में क्या करते हैं? सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जो वोल्ट मीटर है उसको सर्किट में कैसा लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका कैसा कॉम्बिनेशन बताया था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मैंने कहा था ना कि आगे डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है उसको दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, खूब लंबा हो गया वीडियो। तो इस वीडियो में जो भी तुम्हारे एक डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।